नमस्कार, स्वागत है सभी का संभव की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस बार, उस क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं और हम उसी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस बार थोड़े से इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। साथ में ये जो क्वेश्चंस है, मेरे पास एक पेपर है। ये पेपर आपको जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, इसकी पीडीएफ जो है। और हमारा जो संभव इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर भी आपको, अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको वहाँ से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको मैं आज बीएससी पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी में जो फर्स्ट पेपर है हमारा, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को समझने का और उसको आंसर करने के तरीके भी आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से उनको कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या होता है, बच्चे डाइवर्सिटी से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि इस पेपर में करके क्या आए। लेकिन देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट को उठा लेते हो, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिटी में, अगर आप उनको उठा लोगे तो आप उनके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो। लेकिन समस्या क्या आती है, हम कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं और फिर हमारी जो बात होती है, जो हम याद करके जाते हैं, जो हम रट के जाते हैं, वो 3 या 4 लाइनों में ख़त्म हो जाती है। और फिर आपको पता है क्या होता है, ये 30 से 35 पेजेस की जो बुक आती है, हमारा सारा का सारा पेपर खत्म हो जाता है 17 लाइनों में, 17 पेजेस में, सॉरी। तो इस प्रकार से मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, ये जो बुक है पेपर फर्स्ट जो है हमारा, इसको आप एग्जाम हॉल में कैसे, मतलब इसके आंसर दे सकते हो, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार। तो मैं क्वेश्चन वाइज चलूंगा। आप पीडीएफ है पहले डाउनलोड कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल से या इस लिंक से जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा आपको, और उस वीडियो को डाउनलोड करके फिर उसके क्वेश्चंस पहले पढ़ें और उसके बाद में इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आने वाली है। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोर डेटा और नॉन कोर डेटा में विभेदन बताना है आपको और उसके आधारभूत लक्षण बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट ऑर्गेनिजम्स में अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, और जो कोऑर्डिनेट जंतु है उनके आधारभूत लक्षण क्या है। ये क्वेश्चन दो अलग अलग क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है, कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट में अंतर बताओ। दूसरा आता है कि कौन से इनके 3 या 4 आधारभूत लक्षण है वो बताना है, मतलब किस आधार पे आप किसी जंतु को कोऑर्डिनेट मानोगे वो आपको बताना है। तो पहले आप अंतर सुनिए कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के। कोऑर्डिनेट जैसे कि हम हैं, और नॉन कोऑर्डिनेट जो आपको फेवरेट लगे उसको ले लीजिए। कोई भी, जैसे मान लो कि आपने इंसेक्ट को ले लिया, किसी को भी, या आपने टीनिया सोलियम को ले लिया, फेशियोलो का ले लिया, किसी को भी ले लिया, या आप केंचुए को ले लो। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं आपको बताता हूं, पहले आप अपना याद रखें और उसके बाद में हम इसका याद रखेंगे। जस्ट इसका उल्टा करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कैसे? जैसे हमारा नर्वस सिस्टम, मैं ऐसे मान लेता हूं, देखो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, उसमें 4 पार्ट होते हैं। किसी भी जीव की बॉडी के अंदर 4 भागों में बांटा जाता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल और वेंट्रल। ये 4 भाग होते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि आपका नर्वस सिस्टम कहां होता है, डोर्सल भाग की तरफ होता है। हमारा नर्वस सिस्टम डोर्सल, डोर्सल क्या है, पृष्ठीय भाग, ये पीछे वाला। तो हमारा नर्वस सिस्टम, या आप ये कह सकते हो स्पाइनल कोड जो होता है, ब्रेन होता है, वो डोर्सल पार्ट में स्थित होता है। तो हम जस्ट इसका उल्टा करेंगे नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर, ये सिमेट्री इसकी भी रहेगी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल और वेंट्रल। तो इसका जो नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल, नीचे की तरफ रहेगा, ये ध्यान रखना। सेकंड, हमारा जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड में होता है। यहां होता है हमारा हार्ट, वेंट्रल साइड में, नीचे देखो यहां हार्ट है। जस्ट इसका उल्टा करना है, इनका हार्ट ऊपर होता है, यहां पर डोर्सल साइड में इनका हार्ट मिलेगा। तीसरा, देखो नाम से स्पष्ट है, रटना नहीं है, नाम से स्पष्ट है, कोर डेटा
सीधी सी बात है। ऐसे ऑर्गेनिज्म, देखो एटा का मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये याद रखोगे। एटा का मीन्स होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कोर्ड, कोर्ड का मीन्स क्या होता है, स्टिक। स्टिक मतलब छड़ी, छड़ी जिसको हम बोलते हैं नोटोकोड। छड़ी को क्या बोलते हैं, नोटोकोड। ये वर्ड जो आया है स्टिक, ये नोटोकोड के लिए आया है। कोड जो है वो इस नोटोकोड के लिए आया है। तो जिसमें नोटोकोड है प्रेजेंट, जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट वो कोड डेटा, जिसमें नोटोकोड एब्सेंट वो क्या हो जाएंगे, नॉन कोडेड ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल से आपको मैंने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इनके कैरेक्टर्स बताए हैं कि कैसे आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, या आप इनको कर, बाकी आप देखो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये कर सकते हो कि ये थोड़े से क्या होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे मान लो इवोल्यूशन के दौरान कोऑर्डिनेट है वो बाद में बने हैं, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। और ये सिंपल बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें टिश्यू ऑर्गन सब सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है ना, अंग तंत्र पाया जाता है। लेकिन इनमें अंग तंत्र पाया जाता है, लेकिन ये बहुत लेट जाके मतलब सब में ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एनिलिडा के बाद में सब कुछ बनते हैं। बाकी इससे एनिलिडा से पहले प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, सिलेंट्रेटा, उनमें बहुत कम मतलब वो मल्टी सेलुलरिटी पाई जाती है, ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम नहीं पाए जाते। दूसरा, पहला क्वेश्चन इनमें डिफरेंस था। दूसरा है कि कोऑर्डिनेट जंतुओं को किस बिहाफ पे आप कोऑर्डिनेट मानोगे। तो देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 कैरेक्टर याद रखने हैं। परिभाषा ये रहेगी कि लाइफ की किसी भी अवस्था में अगर ये मुख्य 4 कैरेक्टर पाए जाते हैं या एक बार भी दिखते हैं, उन जंतुओं को हम कोऑर्डिनेट जंतु कहेंगे। इसके अलावा जो बाकी बचे वो जंतु क्या हो जाएंगे, नॉन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो कौन से कोऑर्डिनेट जंतु में 4 कैरेक्टर कौन से होते हैं वो मैं यहां लिख रहा हूं। सबसे पहले नर्व कोड का पाया जाना, नर्व कोड का पाया जाना, जो आगे चलकर नर्वस सिस्टम का निर्माण करवाती है। अगर ये मिलती है इसका मतलब क्या हो गए, वो कोऑर्डिनेट प्राणी है। सेकंड आता है नोटोकोर्ड का पाया जाना, अगर ये मिलती है इसका मतलब कोऑर्डिनेट प्राणी है। इसके बाद में आता है गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स का पाया जाना, ये मिलते हैं मतलब कोऑर्डिनेट प्राणी है। और लास्ट आता है पोस्ट एनल टेल, ये रिसेंटली जोड़ा गया है इनके अंदर। पहले 3 कैरेक्टर माने जाते थे, अभी पोस्ट एनल टेल को भी ऐड कर दिया कि जिन जिन प्राणियों में जीवन की किसी भी अवस्था में ये चारों कैरेक्टर मिलते हैं तो वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट प्राणी माने जाएंगे। अब आपको पता है कि आप और मैं क्या है, एक कोऑर्डिनेट प्राणी है। तो आप बोलोगे कि सर कहाँ है गिल स्लिट्स तो है ही नहीं। तो थे, जब आपका जब परिवर्तन हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, तो जीवन की कभी अवस्था में जब हम यूट्रस में थे, जब हमारा डेवलपमेंट चल रहा था, उस समय सबसे पहले यहाँ क्या बनते हैं, यहाँ ऐसे क्लीव बनती है, खांच बनती है, और वही क्या काम करती है, गिल स्लिट्स का काम करती है। लेकिन हम क्या है, डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, तो धीरे धीरे गिल्स है वो नहीं बनकर उसकी जगह पे लंग्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है, तो ये डीजनरेट हो जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। आप बोलोगे कि सर नोटोकोड कहाँ है, बिल्कुल है। बहुत सारे कोऑर्डिनेट प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें नोटोकोड है, वो कन्वर्ट हो जाती है वर्टिबल कॉलम में, ये कन्वर्ट हो जाती है वर्टिबल कॉलम में। और ऐसे प्राणियों को क्या कहा जाता है, या ऐसे कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है, वर्टिब्रेट कहा जाता है, जिनमें नोटोकोड वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट कहा जाता है। तो हम वर्टिब्रेट है, कोऑर्डिनेट प्राणी है, और साथ में हम क्या है, वर्टिब्रेट है, क्योंकि हमारा नोटोकोड किस में कन्वर्ट हो गया, वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो आपको 4 ये कैरेक्टर याद रखने हैं और इनके अंदर ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें देखो मैंने लिख रखा है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम ये स्पंज में मिलता है, और इसी के साथ में मैंने ब्रैकेट में लगा रखा है कोरल रीफ्स। देखिए लास्ट ईयर पूछा गया था कैनाल सिस्टम, लेकिन ये बहुत बार आता है, ठीक है, बार बार इसको रिपीट करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन कर लिया यहाँ पे। और अगर ये नहीं तो इसकी जगह पे आप कोरल रीफ है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ के जाओ तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो क्या है कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम कुछ नहीं है, जो पोरीफेरा के जंतु होते हैं वो पानी के साथ अपना पूरा लाइफ साइकिल चलाते हैं, उसमें जनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वो सारा अंदर आने वाले पानी और बाहर जाने वाली पानी, इसी से क्या होता है पूरा उनका ये सिस्टम चलता है। इसलिए इस सिस्टम को उन्होंने क्या दिया, कैनाल सिस्टम नाम भी दिया। देखो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बॉडी होती है, उस कंप्लीट बॉडी के अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, क्योंकि नाम ही क्या है, पोरीफेरा। पोरी मीन्स क्या होता है, पोर, पोर मतलब छिद्र। तो पोरीफेरा ये तो है पोर,
छिद्र हैं, और इन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? ओस्टिया कहा जाता है। क्या कहेंगे? ओस्टिया कहेंगे। अब इनसे क्या होता है? पानी अंदर प्रवेश करता है, ये ध्यान रखना। ओस्टिया से पानी अंदर प्रवेश करता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे पानी अंदर प्रवेश करेगा। फिर अंदर एक गुहा होती है जिसको बोलेंगे स्पोंजोसील गुहा। क्या बोलेंगे? स्पोंजोसील गुहा, क्योंकि स्पंज है। केनाल सिस्टम किस में पढ़ रहे हैं? स्पंज में, पोरीफेरा में। तो गुहा का नाम हो गया स्पोंजोसील गुहा। वो एक बड़ा सा छिद्र मिलेगा ऊपर, इसको बोलेंगे ओस्कुलम। क्या बोलेंगे? ओस्कुलम। ओस्कुलम क्या होता है? बड़ा छिद्र होता है जहां से पानी बाहर निकलता है। बाहर निकलने के लिए एक दरवाजा है, अंदर आने के लिए बहुत सारे दरवाजे हैं। तो इस प्रकार से इसी पानी अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले पानी से वो क्या करते हैं? अपना पूरा सिस्टम चलाते हैं। यही क्या है? नाल तंत्र है। ये कितने प्रकार का होता है? ये एस्कोन, दूसरा आता है साइकोन, तीसरा आता है ल्यूकोन, और फोर्थ आता है रेगोन। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग आता है। ये मोस्टली लार्वा में पाया जाता है। और एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन, ये 3 प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है जो आपको याद करना है। इनके बारे में आप इनके स्ट्रक्चर, ये कैसे काम करते हैं, किन किन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ये जरूर याद करें। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा सर्कल बना के दे रहा हूं, उसको आप जरूर याद करें। पानी कैसे प्रवेश करता है और कौन से स्थान से होकर बाहर निकलता है। ये आपको एक करंट पूछ सकता है कि वाटर करंट बताइए, इसमें कैसे वाटर का करंट चलता है, या धारा कैसे प्रवाहित होती है, जल धारा कैसे प्रवाहित होती है। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले आता है ओस्टिया। ये सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इनको क्या कहते हैं? ओस्टिया कहते हैं। ओस्टिया। उसके बाद में आता है इन करंट केनाल। ओस्टिया के बाद में क्या आएगा? इन करंट केनाल। जो अंदर की तरफ प्रवेश करती है उसको बोलते हैं इन करंट केनाल। इन करंट केनाल के बाद में प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल के जस्ट बाद में आएगा रेडियल केनाल, और उसके बाद में रेडियल केनाल। रेडियल केनाल के बाद में आएगा एपोपाइल। एपोपाइल। एपोपाइल आगे स्पोंजोसील गुहा में खुल जाएगा, जो मैंने आपको यहां बताई थी। यह है स्पोंजोसील कैविटी, और स्पोंजोसील कैविटी है वो आगे ऊपर जो ओस्कुलम, जो छिद्र दिया हुआ है, इसमें चला जाएगा ओस्कुलम, और ओस्कुलम से वो क्या होगा? पानी बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये जो वाटर करंट है, किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म में इसने प्रवेश किया और कौन सी जगहों से ये इसने प्रवेश करके और बॉडी से बाहर निकल गया, ये आपको थोड़ा सा याद करना है। इसको बोलते हैं वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम। किस प्रकार से वो बहता है, उनकी जगहों के नाम आपको याद करने हैं। और ये जो 3 प्रकार के या 4 प्रकार के जो ये कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स क्या होती है? देखो, ये पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म है और ये सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाते हैं। सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपने ऊपर, बॉडी के ऊपर एक चारों ओर एक कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण बना के रखते हैं। कठोर आवरण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और धीरे धीरे मोल्टिंग के दौरान धीरे धीरे वो क्या करते हैं? अपने आवरण को उतारते रहते हैं और नया आवरण है वो बनाते रहते हैं। इनके जो उतारे गए आवरण जो होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? वो आगे चलकर क्या बनाते हैं? कोरल रीफ्स बनाते हैं। और जो जंतु ऐसा करते हैं उनको कोरल कहते हैं। ठीक है। मोस्टली ये क्या होता है, जैसे मान लो इनकी 2 प्रकार की प्रजातियां होती है। ये एक तो मान लो जो सतही होते हैं, जो सतह पर रहते हैं, सिलेंट्रेट्स, जैसे उसकी पोलिप अवस्था होती है, और दूसरी अवस्था होती है मेडुसा, जो फ्री रहते हैं। मोस्टली ये पोलिप के द्वारा शुरुआत इनकी की जाती है। तो इसमें देखो 3 प्रकार के हैं, आपको वो याद करने हैं। एक होता है झालरदार कोरल रीफ्स, जिनको बोलते हैं फ्रिंगिंग। क्या बोलेंगे इनको? फ्रिंगिंग। फ्रिंगिंग कोरल रीफ्स, झालरदार प्रवाल भित्तियां, जिनके अंदर पानी नहीं होता है, वो सतह से लेकर और पूरे समुद्र तक फैली रहती है, उनको बोलते हैं फ्रिंगिंग। दूसरा आता है बैरियर कोरल रीफ्स, इसको बोलते हैं अवरोधक। बैरियर कोरल रीफ्स ये क्या होते हैं? जैसे मान लो कि ये धरातल है और इस धरातल से यहाँ से शुरू होकर और यहाँ इस प्रकार से बनते हैं, इनको बोलते हैं बैरियर कोरल रीफ्स। ये बैरियर है, यहाँ पानी रहता है, समुद्र का पानी, और यहाँ भी समुद्र का पानी है, तो यहाँ से आप क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकते। कोई भी जहाज या कुछ और होते हैं तो इसको क्रॉस नहीं करते। ये काफ़ी गहरे होते हैं, 100 मीटर तक गहरे और 100 मीटर तक लंबे भी हो सकते हैं, किलोमीटर में लंबे हो सकते हैं। ये काफ़ी दूर दूर जाके बन सकते हैं सतह से। तो इस प्रकार से ये आती है अवरोधक।
इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर मिलने वाली जो ग्रेट बैरियर रीफ है, वो इसी का एग्जाम्पल है, बैरियर रीफ का एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद में आती है एटोल। एटोल प्रवाल भित्तियां। एटोल प्रवाल भित्तियां भी क्या होती है, ये भी मोस्टली क्या होता है उसके जैसी होती है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी क्या होती है, बीच में आने जाने की जगह बनी होती है, इसको बोलते हैं एटोल प्रवाल भित्तियां। तो अगर ये इस प्रकार से बन जाए, प्रवाल भित्तियां कुछ ऐसी बने, सतह से समुद्र की ओर बनेंगे, और ये जो बीच में आने जाने की कुछ स्पेस मिल जाते हैं, तो ये होती है एटोल। और जहां स्पेस नहीं होता है उसको हम बोलते हैं बैरियर। बीच में जो पानी मिलेगा उसको लेगून कहा जाता है, इस जगह को लेगून कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और ये आगे की तरफ समुद्र में जो आगे की तरफ बढ़ते हैं, इनको क्या कहा जाता है, फोर्म कहा जाता है। मतलब वह जगह, वह सतह जो आगे की तरफ बढ़ रही है वो फोर्म कहलाती है, ये फोर्म आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, कोरल रीफ और कैनाल सिस्टम, हालांकि कैनाल सिस्टम लास्ट ईयर आ चुका है, लेकिन फिर भी आपको इसको एक बार और पढ़ के जाना है, क्योंकि ये रिपीट बहुत होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसका कुछ भी पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये नया टॉपिक इसमें ऐड करवा दिया। हो सकता है वो ये पूछ ले, या टाइप पूछ ले, या ये पूछ ले कि रेगोन या लार्वा में क्या पाया जाता है, कौन सा कैनाल सिस्टम पाया जाता है, छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको बार बार पढ़ना है, और कोरल रीफ्स भी आपको देखना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है इसमें, शूडोपोडिया। जो शूडोपोडिया है उसके टाइप आपको बताने हैं। देखिए स्यूडोपोडिया के टाइप कितने हो सकते हैं, आपको नाम याद रखने हैं इनमें, जैसे कि लोबोपोडिया, इसके अलावा एक्सोपोडिया, इसके अलावा राइजोपोडिया, और एक और होता है इसके अलावा, जैसे कि फिलोपोडिया। फिलोपोडिया, ये चार जो शूडोपोडिया होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं, इनके नाम है, इनके अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, तो इसके बारे में आपको देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो सोल जेल, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो दिया गया है, थ्योरी है, आपको इसमें देखनी है कि सोल जेल किस प्रकार से बनते हैं, कैसे नए बनते हैं। जो जैसे मान लीजिए अमीबा है, किसी सरफेस पे इस प्रकार से चलता है, मान लीजिए ये सरफेस है और इस सरफेस पे अमीबा चल रहा है, तो इस प्रकार से इसका जो एक्टोप्लाज्म और जो एंडोप्लाज्म होता है वो इस प्रकार से मूवमेंट करता है। तो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में संघनन की अभिक्रियाएं चलती रहती है, कोई पतला होता है और कोई गाढ़ा होता जाता है, तो इस प्रकार से ये आपस में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये अपनी सतह पर चिपकाता है इसको, और आगे की तरफ है वो बढ़ता रहता है, इसी को क्या कहते हैं, सोल जेल कहते हैं। और ये शूडोपोडिया का जो एक्सप्लेन करता है, मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन करने वाला सबसे बेस्ट थ्योरी दी गई थी सोल जेल है। किसने दी थी ये भी याद रखोगे, और सोल जेल क्या कहता है, क्या मत है, इसको आपको पढ़ के जाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 4th नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको एक तो बताना है सिमिट्री के बारे में, सिमिट्री जिसको हम बोलते हैं सम्मिति। देखिए इस क्वेश्चन में, इस पेपर में मैंने आपको लगभग 25 के आसपास, 24 के आसपास क्वेश्चंस दिए हैं। तो मैंने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश की है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी पेपर के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो बहुत सारा, ये मान लो कि आप 70% पूरा सिलेबस आप इसमें कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो पूरा। अगर आपने पूरी साल भर स्टडी की है तो अगर आप इसके क्वेश्चंस करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये फर्स्ट पेपर है, वो मेरे को अगर 60% आता है तो आपको लगेगा कि हाँ कि मेरा सिलेबस है वो पूरा हो रहा है। तो इसी प्रकार से मैंने बनाया। देखिए समिति क्या होती है, समिति का मतलब मान लीजिए ऑर्गेनिज्म ऐसे गोलाकार है, हम क्या करें, इसको सेंटर से अगर इस प्रकार से काटते हैं, अगर वो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है तो उस ऑर्गेनिज्म को सम्मित कहते हैं। क्या कहेंगे, सम्मित ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जैसे मान लो कि अमीबा है, इस अमीबा को आप किसी भी एंगल से काट लो, इसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं है। अगर मान लो आप ये मानते हो इसका ये सेंटर है, तो क्या मैं इसको ऐसे काटता हूँ इस सेंटर पॉइंट से, तो बनने वाले दोनों भाग बराबर हुए क्या, नहीं हुए। तो ये असम्मित प्राणी है। तो ऑर्गेनिज्म समिति के आधार पर असम्मित और सम्मित दो प्रकार के हो सकते हैं। इसके बाद में आता है कि समिति के प्रकार क्या है। मान लीजिए कि ऑर्गेनिज्म गोलाकार है तो समिति होगी इस प्रकार से, रेडियल समिति बोलेंगे, ठीक है। और ये रेडियल समिति क्या होती है, किसी भी एक्सिस से आप इसको काट सकते हो इस प्रकार से। बनने वाली सभी की सभी जो दो भाग होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होते हैं हमेशा। ये होता है रेडियल समिति, इसको क्या बोलेंगे, रेडियल समिति। इसके बाद में आता है बाई रेडियल समिति। अगर इसके इसी वर्ड के आगे अगर बाई रेडियल निकल जाता है, लग जाता है नाम, तो आप ये होता है कि आप किसी दो एक्सिस से इसको काट सकते हो और ये दो बराबर भागों में
बंट सकता है, लेकिन ये आप हर एक्सिस से, मतलब 3D स्ट्रक्चर से किसी भी एक्सिस से काटोगे तब ये बराबर भागों में नहीं बंटता है। जबकि बाई रेडियल जो होता है उसको आप, स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, वो पूर्णतः गोलाकार होता है, जबकि ये पूर्णतः नहीं होकर वो इसके ऊपर कंडीशन लग जाती है। इसके बाद में आता है लेटरल। लेटरल समिति, लेटरल मतलब पार्श्व है। जैसे मान लो हमारी समिति है, इसको बोलते हैं बाईलेटरल समिति। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक सेंटर, एक सिंगल एक्सिस से अगर आप कट करते हो, जो एक्सिस जा रही है वो सेंटर से जानी चाहिए, बनने वाले दोनों भाग है वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं बाई लेटरल सिमिट्री। बनने वाले दोनों इमेज जो होते हैं पार्ट, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। देखिए मैंने यहां से इसको कट किया, सेंटर से जानी चाहिए, एक्सिस एक ही होगा। अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो बिल्कुल भी हम सममित नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे कट करते हो तो सेंटर से जा रही है। तो इसमें देखो ऊपर से चलेंगे, एक दोनों तरफ क्या आई, एक एक आंख आई, फिर एक एक नोजल पोर, उसके बाद में 16-16 दांत आए, उसके बाद नीचे आओगे एक एक लंग्स आ गया, एक एक हाथ आ गया, एक एक पैर आ गया। तो इस प्रकार से, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये क्या है, बाईलेटरल समिति है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समिति को देखोगे कि समिति क्या है। इसी के आगे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, वो है भ्रूणोद्भव क्या होता है, एम्ब्रियोजेनी क्या होती है, ये भी समझिए। एम्ब्रियोजेनी क्या होती है इसको भी समझिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, एम्ब्रियोजेनी इसको बोलते हैं भ्रूणोद्भव। क्या होता है, मान लो ब्लास्टुला बना, परिवर्तन के दौरान जो ब्लास्टुला बनता है वो आगे की तरफ गति करता है, आगे की तरफ मूवमेंट करता है, और बढ़ता हुआ वो दूसरी तरफ क्या होता है, निकल जाता है। मतलब ये दूसरी तरफ, ये जो पोर है वो इस प्रकार से वृद्धि करता है कि वो दूसरी तरफ इस प्रकार से चला जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये फर्स्ट जो ओपनिंग है, सबसे पहले ये बनी थी। अगर ये फर्स्ट ओपनिंग माउथ का निर्माण करती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी ओपनिंग किसका निर्माण करेगी, एनएस का निर्माण करेगी। क्योंकि हमारे मोस्टली क्या अग्र और पश्चिम भाग में दो ही ओपनिंग है, एक माउथ दूसरा एनएस। तो अगर ये माउथ का निर्माण करती है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या करेगी, एनएस का निर्माण करेगी। और इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टोमिया। क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया। देखिए स्टोम मीन्स क्या होता है, माउथ होता है, ध्यान रखना। स्टोम मीन्स क्या होता है, माउथ। और प्रोटो मीन्स क्या होता है, पहले, पहले क्या बना, माउथ बना। इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टोमिया कहेंगे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इकाइनोडर्मेटा से पहले जितने भी आए हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल लिख लो एकदम सही, इकाइनोडर्मेटा से पहले होनी चाहिए। जैसे मान लो किसी का भी प्लेटियोलमंथीज का सदस्य लिख दो, एस्केलमंथीज का लिख दो, एनिलिडा का लिख दो, आर्थ्रोपोडा का लिख दो, मोलस्का का लिख दो, किसी का भी लिख दो, एग्जाम्पल सही। दूसरा आता है, मान लीजिए सेकंड, अगर ये फर्स्ट ओपनिंग, ये जो फर्स्ट ओपनिंग है, मान लीजिए ये एनएस का निर्माण करती है, तो ऑटोमेटिकली सेकंड ओपनिंग किसका निर्माण करेगी, माउथ का निर्माण करेगी, सीधी सी बात है। और ये अगर माउथ का निर्माण करती है और पहले अगर क्या बना, पहली ओपनिंग ने किसको निर्माण किया, एनएस का निर्माण करवाया, इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलोगे, ड्यूटेरोस्टोमिया। क्या बोलोगे, ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरो मीन्स होता है बाद में, स्टोम मीन्स होता है माउथ। तो बाद में माउथ क्या बना, माउथ बाद में बना, लेट बना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोस्टोमिया। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल है। इकाइनोडर्मेटा को ले लो और आगे वाले सारे कोर्डेटा। तो इकाइनोडर्मेटा का कोई सदस्य है, जैसे स्टारफिश है, सी अर्चिन है, और इसके बाद में हेमिकोडेटा ले लो और कोर्डेटा, किसी को भी ले लो। जैसे मान लो आपसे पूछा गया, आपसे ये पूछ लिया कि बताओ मोर क्या है, तो पहली बात तो ये मोर कोर्डेट है, कोर्डेट है मतलब इकाइनोडर्मेटा से बाद में आया, बाद में आया तो कौन सा हो गया, ड्यूटेरोस्टोम। आपको पूछा गया बताओ मनुष्य क्या है, बताओ मनुष्य क्या है, मनुष्य कोर्डेट है, तो कोर्डेट क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम। इसका मतलब ब्लास्टोपोर की फर्स्ट ओपनिंग ने किसका निर्माण करवाया, एनएस का निर्माण करवाया, इसलिए क्या बन जाते हैं, वो ड्यूटेरोस्टोम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, वर्गीकी के पदानुक्रम को समझाइए। ये क्वेश्चन है, देखिए इंग्लिश वाले देख सकते हैं, हायरार्कियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का हायरार्कियल सिस्टम आपको समझाना है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए किसने दिया था ये, मोस्टली तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिया था कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। उसने ये कहा था कि एक ऐसे, मतलब अगर आपको छत पे जाना है तो ऐसा नहीं कि मतलब कूद के जाओ, नहीं जा सकते आप। हाँ, वो क्या करना पड़ेगा, सीढ़ियों
से आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन के भी कुछ क्या होने चाहिए, चरण होने चाहिए, ताकि हम ऐसे इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के को आराम से क्लासिफाइड कर सकते हैं, उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं और हम उसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या दिया, एक हायरार्किकल सिस्टम दिया, एक पदानुक्रम दिया। ये पदानुक्रम क्या है, क्रम वाइज आप इसको याद करोगे, बस इतना सही है। देखिए सबसे पहले आता है फाइलम। क्या आता है, फाइलम। फाइलम के बाद में ये सबसे बड़ा होता है, ये भी ध्यान रखना, जो सबसे पहले या सबसे ऊपर आता है वो सबसे बड़ा होता है। तो फाइलम, इसके बाद में आता है, फाइलम के बाद में क्लास। मान लो मैं ऐसे बना लेता हूं इसको, ये आ गई क्लास। क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में फैमिली, फैमिली के बाद में जीनस और जीनस के बाद में स्पीसीज। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये, या सबसे ऊपर किंगडम भी होता है, इससे भी ऊपर हम किंगडम भी रख सकते हैं। क्या रखेंगे, किंगडम। ठीक है, तो इस प्रकार से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। सबसे छोटा, सबसे नीचे वाला, सबसे छोटा, सबसे ऊपर वाला, सबसे बड़ा। इसी के बीच में मान लीजिए कि कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इसकी एक से ज्यादा क्लास होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सुपर क्लास, ठीक है, उसके बाद में आएगा क्लास, उसके बाद में आएगा सब क्लास और उसके बाद में आएगा इंफ्रा क्लास। देखिए तीन हमने और ऐड कर दी, ये सबकी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। इन चीजों को हम इसके बीच में लगा सकते हैं, तो कितने और कॉलम बढ़ जाते हैं हमारे पास। क्लास का तो है ही 1 2 3, तो टोटल क्लास के कितने हो गए, 4। ऐसे सबका हो सकता है। जैसे फैमिली का क्या होगा, सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली, इंफ्रा फैमिली, इस प्रकार से। तो सबके इस प्रकार से आप 1 2 3 4 इस प्रकार से एक ग्रुपिंग करके और भी ज्यादा कर सकते हो। ये क्या होता है, पदानुक्रम होता है। सबसे पहले सबसे छोटी सीढ़ी और उसके बाद में सबसे बड़ी सीढ़ी तक हम पहुंच जाते हैं, लीनियस ने दिया था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है कि सिलेंट्रेटा के लक्षण बताने हैं और उसका वर्गीकरण करना है। सिलेंट्रेटा के लक्षण और वर्गीकरण करना है, और साथ में मैंने ब्रैकेट में एनिलिडा भी लगा रखा है। देखो दोनों इंपॉर्टेंट है, सिलेंट्रेटा का पूछा जा सकता है, एनिलिडा का पूछा जा सकता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि ये दो ही पूछे, किसी का भी पूछा जा सकता है, किसी का भी पूछा जा सकता है। मैं आपको अब एक टेबल बनाने वाला हूं, एक चार्ट बनाने वाला हूं, और उस चार्ट में आपको कुछ भी पूछ ले, ठीक है, आप उसका 2 ही सेकंड में आंसर दे सकते हो कि हाँ इसका कैरेक्टर बताने, ये लो, इसका क्लासिफिकेशन करना, ये लो, इस प्रकार से। तो देखिए इसको ध्यान से सुनिए, इस चार्ट को देखिए। सबसे पहले जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक ऐसे एनिमल्स जिनको सबसे पहले एनिमल्स को हमने क्या किया, कोशिका की संख्या के आधार पर, पहला डिवीजन क्या है, कोशिका की संख्या के आधार पर हमने उनको विभाजन किया। तो सबसे पहले एक कोशिकीय जंतु, आप ये कह सकते हो यूनी सेलुलर, उसमें किसको रखा गया, प्रोटोजोआ को रखा गया। इसके बाद में आता है मेटाजोआ। कौन आते हैं, मेटाजोआ। मेटाजोआ मोस्टली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब यहाँ मल्टी सेलुलरिटी अभी स्टार्ट हो रही है, बन रही है, यहाँ बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी। अब प्रोटोजोआ को हमने क्या किया, एक फाइलम नाम दे दिया, पहला फाइलम हमारा प्रोटोजोआ होता है, हमने दे दिया प्रोटोजोआ। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटोजोआ। इसके एग्जांपल्स आपको पता है, मोस्टली ये क्या करते हैं, अंतःपरजीवी या बाह्य परजीवी के रूप में रहते हैं, दूसरों को रोग फैलाते हैं और दूसरों को इन्फेक्शन करते हैं, संक्रमण फैलाते हैं और अपना जीवन चक्र है वो चलाते हैं। एक ही कोशिका है, वो सारा काम करती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको ए सेलुलर भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ए सेलुलर क्या होता है, ए कोशिकीय क्या होता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा कि यार ये तो इनकी तो पूरी एक कोशिका है वो सारा काम कर रही है, जैसे हमारा पूरा शरीर करता है वैसे इनका सारा काम करती है वो कोशिका। जैसे मान लो कि ये कोशिका है, वो उत्सर्जन भी करती है, ये रेस्पिरेशन भी करती है, लोकोमोशन भी करती है, चलती भी है, डाइजेशन भी करती है, सारा काम यही कोशिका कर रही है। तो इसके लिए तो ये बॉडी होगी ना, पूरा शरीर हो गया। आप इसको बोल रहे हो कि एक कोशिका यूनिसेलुलर, ना, इसको भी बोलो शरीर है। तो हमने बोला कि ना एक कोशिका नहीं है, क्या है, ए सेलुलर है। हमने कह दिया ए सेलुलर है, एक कोशिका मत बोलो, ये तौहीन हो रही है उनकी,
उनके शरीर की, वो इसके लिए पूरी बॉडी है, वो पूरा शरीर है, तो इसको क्या बोला गया, एसेलुलर बोला गया। ठीक है, इसका ध्यान रखोगे। उसके बाद में आता है मेटाजोआ। हमने क्या किया, मेटाजोआ को दोबारा दो भागों में बांटा। ठीक है, एक आता है पेराजोआ, ठीक है, दूसरा आता है यू मेटाजोआ। ये मतलब इसमें जो मल्टी सेलुलरिटी का जो गुण है वो सबसे अच्छा किस में पाया जाता है, यू मेटाजोआ में पाया जाता है, जबकि इसमें नहीं पाया जाता। हालांकि इसमें क्या होता है, एग्रीगेशन होता है, सेल्स पास पास आती है, लेकिन वो इतने भी अच्छी तरीके से जुड़ नहीं पाती है जितना अच्छे से इसमें होता है। ठीक है, तो इसको बोला गया पेराजोआ, और इसमें हमने क्या किया, दो ऑर्गेनिजम्स, सॉरी एक फाइलम को रख दिया जिसका नाम है पोरीफेरा, और इसमें कौन आते हैं, स्पंज आते हैं। इसमें कौन आएंगे, स्पंज आएंगे। पोरीफेरा, पोरी मीन्स क्या होते हैं, पोर, बॉडी पे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और मैंने अभी भी बताया था दो छिद्र मुख्यतः मिलेंगे, छोटे छिद्रों को ओस्टिया, बड़े छिद्रों को ओस्कुलम बोलेंगे। तो इस प्रकार से हो गया पोरीफेरा। सेकंड, नेक्स्ट आता है यू मेटाजोआ। देखो यू मेटाजोआ को हमने क्या किया, दोबारा डिवाइड किया, इसका दोबारा क्लासिफिकेशन किया हमने। अब किसके आधार पर चल रहा है, अब क्लासिफिकेशन चल रहा है जनन स्तर के आधार पर। किसके आधार पर चल रहा है, जनन स्तर के आधार पर चल रहा है। आपको पता है कि दो जनन स्तर पहले, सबसे पहले बने थे दो जनन स्तर, उसके बाद में बने थे तीन जनन स्तर। तो डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब जनन स्तर कितने हैं, केवल दो। अगर दो जनन स्तर है तो डिप्लोब्लास्टिक, और अगर जनन स्तर तीन है, अगर जनन स्तर तीन है तो आप क्या बोलोगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या कहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। तो दो जनन स्तर वाले ऑर्गेनिजम्स कौन से हो जाएंगे, इसके अंदर आ जाएगा तीसरा फाइलम, जिसका हमने बोला सिलेंट्रेटा। देखिए सिलेंट्रेटा में एक बात याद रखेंगे, इसमें इसी के नाम के आधार पर सिलेंट्रोन गुहा पाई जाती है। गुहा का नाम क्या है, सिलेंट्रोन। इसमें गुहा आई थी, याद है तो मैंने अभी बताया था, क्या नाम था, इसके अंदर गुहा का क्या नाम था, स्पोंजोसील। स्पोंजोसील, स्पंज के नाम से स्पोंजोसील गुहा, सिलेंट्रेटा के नाम से सिलेंट्रोन गुहा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके अंदर दंश कोशिकाएं पाई जाती है, ये ध्यान रखना। दंश कोशिकाओं को निडोब्लास्ट कहते हैं, और इसी के आधार पर इन्हीं जंतुओं को निडेरिया भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निडेरिया किनको कहा जाता है, निडेरिया जिनमें निडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, दंश कोशिकाएं पाई जाती है, जो शत्रुओं को मारने का कार्य करती है, ये दंश कोशिकाएं इसमें मिलेगी। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो जनन स्तर मिलेंगे। यहाँ एक्टो, मीजो, एंडो तीनों डेवलप हो जाते हैं, तो तीनों के तीनों जनन स्तर मिलेंगे। अब दोबारा इसका क्लीवेज है, सॉरी दोबारा इसका डिवीजन है। अब किसके आधार पर कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं सिलोम के आधार पर। सिलोम है या नहीं है, सबसे पहले आता है एसिलोमेट। इस चार्ट से इसी पेपर के कई क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, आप खुद देखोगे। इसी चार्ट के आधार पर इस पेपर में 3-4 क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके क्लासिफिकेशन का, और जो बच्चे डरते हैं क्लासिफिकेशन से, उस ध्यान से देखें इस चीज को, कि डरने की बात नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। और अगर ये चार्ट आपको याद है तो आप करेक्टर तो ये चुटकियों में लिख दोगे, केवल आपको ये चार्ट याद करना है। देखिए एसिलोमेट, ऐसे जंतु जिनमें सिलोम नहीं होती है। सिलोम देखो क्या होता है, एक खाली स्पेस होता है जो दोनों ओर से, अंदर और बाहर दोनों ओर से क्या होता है, मीजोड्रम द्वारा घिरा रहता है, उसको बोलते हैं सिलोम। तो सिलोमेट जिनमें सिलोम है ही नहीं, गुहा होती नहीं है, उनमें ऐसे जंतुओं में कौन आ जाएगा, प्लेटी हेलमंथीस। हमारा फाइलम नंबर क्या हो गया, 4। फाइलम नंबर 4 क्या हो जाएगा, प्लेटी हेलमंथीस। दूसरा आता है शूडोसिलोमेट। दूसरे कौन से आते हैं, शूडोसिलोमेट, आभासी गुहा पाई जाती है, शूडोसिलोमेट। उसमें कौन आएगा, हमारा नेक्स्ट फाइलम 5th नंबर कौन सा आ जाएगा, एस्के हेलमंथीस, एस्के हेलमंथीस। और तीसरा आता है सिलोमेट। कौन सा आता है, सिलोमेट, जिनमें ट्रू सिलोम पाई जाती है। और इसमें कौन कौन आ जाएंगे, इसके अंदर आते हैं मोस्टली जैसे कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, फाइलम 5, 6, 7, 8। और लास्ट में इकाइनोडर्मेटा, ये तो आएगा ही, इकाइनोडर्मेटा। तो इस प्रकार से देखिए इतने फाइलम, इनमें टोटल कितने फाइलम है, 9 ही तो फाइलम है। नाम तो आप बार बार सुनते हो इनके, 9 ही तो फाइलम है।
मैंने क्वेश्चन आपको ये दिया था कि सिलेंट्रेटा के लक्षण लिखिए। अब सुनिए ध्यान से, सिलेंट्रेटा के लक्षण लिखिए, आपको सिर्फ चार्ट याद करना है। मान लो मैंने तो आपको सिलेंट्रेटा का पूछा है, ठीक है, अब इसमें से कुछ भी आ जाए, प्लेटी हेलमिंथेस आ जाए, आप इसके बहुत आसानी से लक्षण लिख सकते हो। कैसे? क्वेश्चन आया सिलेंट्रेटा के लक्षण लिखिए। सबसे पहले आप एक नंबर क्या लिखोगे, ये जंतु मेटाजोन्स होते हैं और इनमें, या आप ये कह सकते हो आगे लगाकर, ये मल्टी सेलुलर जंतु होते हैं। दूसरा, ये इनमें मल्टी जो सेलुलरिटी होती है वो ट्रू प्रकार की होती है। तीसरा, ये जंतु डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तीसरा, इनमें सिलेंट्रॉन गुहा पाई जाती है। चौथा, इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है जिनको निडोब्लास्ट कहा जाता है, और इन्हीं आधार पर इसको निडेरिया भी कहते हैं। ये लो, हो गए 5 करेक्टर, 6 करेक्टर। और ब्रैकेट में मैंने लिखा है एनेलिडा के करेक्टर लिखिए। सुनिए, सेम करेक्टर हो जाएंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। मल्टी सेलुलर जंतु है, यू मेटाजोआ है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उसमें तीनों जनस्तर पाए जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोम पूर्णतः विकसित होती है, अतः ये क्या है, सिलोमेट जंतु है। क्या हो जाएगा, सिलोमेट जंतु है। आप यहां और लिख सकते हो, यहां करेक्टर और ऐड कर सकते हो। इनमें इसमें किसी भी प्रकार का टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, वो नहीं बनता है। यहां आप ये कह सकते हो कि टिश्यू का फॉर्मेशन, यहां हालांकि 3 कोशिकाएं आपस में मिलकर काम करती है, पोरीफेरा में 3 कोशिकाएं आपस में मिलकर काम करती है, लेकिन हम उसको ट्रू टिश्यू नहीं बोलेंगे, ट्रू नहीं है वो। लेकिन यहां टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ये तीनों के तीनों यहां बन जाते हैं। तो एक एक करेक्टर और ऐड हो गया। क्या लिखोगे इसमें, सिलेंट्रेटा में, इसमें टिश्यू या ऑर्गन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम मोस्टली यहां से स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गन यहां बनते हैं, इसमें ऑर्गन पाया जाता है, इसमें ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि जब 2 ऑर्गन साथ में मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं अंग तंत्र। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, आपने क्या लिया, श्वसन किया, और श्वसन करने के बाद में आपने क्या किया, उसको जो ऑक्सीजन लिया था उसको हमने क्या कर दिया, ब्लड में डाल दिया। ये हो गया 2, सर्कुलेशन भी चल रहा है, रेस्पिरेशन भी चल रहा है, ऑर्गन सिस्टम। तो इस प्रकार से आप ये पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि ओरेलिया में दंश कोशिका की संरचना, वही देखिए 10 कोशिका आ गई, ओरेलिया, ओबेलिया, ये ऑर्गेनिज्म के नाम है जो सिलेंट्रेटा में क्लासिफाइड किए जाते हैं। 10 कोशिका की संरचना आपकी बुक में दी हुई है। इस प्रकार से ये मतलब ऐसी, अगर ये 2 प्रकार की संरचना है, अगर ये इस प्रकार से अंदर की तरफ मुड़ी हुई मिलेगी तो आप ये कह सकते हो कि ये बिना फेंकी हुई दंश कोशिकाएं हैं, मतलब इसका अभी आघात नहीं हुआ है। इस प्रकार से वो ऐसे फोल्ड करके रखते हैं, और जब इसको ये बाहर फेंक देते हैं, इस प्रकार की जब संरचना बन जाएगी, इसका मतलब उसने किसी जंतु पर उसको चुबो दी है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, आपको इसको याद रखना है कि दंश कोशिका क्या है, सिलेंट्रेटा में मिलने वाली सुरक्षात्मक अंग के रूप में काम करने वाली कोशिका है। एक बार जब ये काम कर देती है तो ये दंश कोशिकाएं खराब हो जाती है, फिर वो नई दंश कोशिकाएं बनाते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर आप जरूर याद करें। इसके बाद में दिया हुआ है, नेक्स्ट है हेलमिंथेस जंतुओं में परजीवी अनुकूलन। इसको सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार इसका रिपीटिशन होता है। देखिए, पहले तो आप ये याद रखें कि हेलमिंथेस जंतु 2 प्रकार के होते हैं, प्लेटी हेलमिंथेस, एस्के हेलमिंथेस। अब इनके अंदर चल रहा है परजीवी अनुकूलन। परजीवी मतलब ये क्या, तो या तो मोस्टली एंडोपेरासाइट होते हैं, या फिर वो क्या होते हैं, एक्टोपेरासाइट होते हैं। अब मान लीजिए कि वो एंडोपेरासाइट है। परजीवी अनुकूलन का मतलब होता है इनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अडेप्टेशन क्या होते हैं, ये होते हैं परजीवी अनुकूलन। जैसे मान लीजिए कोई हमारे बॉडी में गया है, हम क्या करेंगे, उसको मारने की कोशिश करेंगे। हमारे पास लाइसोजाइम एंजाइम है, हमारे पास लो पीएच होती है, एसिडिक बहुत ज़्यादा हाई पीएच होती है, हाई लो पीएच होती है। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। तो अगर ये जो जंतु है हमारे शरीर में जाते हैं तो वो क्या चाहेंगे कि हम नहीं मरे, वो जिंदा रहना चाहेंगे। तो जिंदा रहना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पूरी शरीर के ऊपर क्यूटिकल का आवरण बना लेते हैं, कठोर आवरण बना लेते हैं, जिससे एंजाइम्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो इनके ऊपर गिरेंगे तो ये मरेंगे नहीं। दूसरा, भाई अंदर रहते हैं, अगर ये दूसरी जगह पे इनको जाना होता है तो वो क्या करेंगे, ब्लड में चले जाएंगे किसी रक्त वाहिनी के अंदर, और दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो इन्होंने अपने गमनांगों को यूज नहीं किया, तो वो गमनांग होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। अंदर रहते हैं तो इनके खुद के सेंसरी ऑर्गन क्या काम आएंगे, भाई आंख, नाक, कान है, त्वचा है, कोई मतलब ही नहीं है।
सेंसरी ऑर्गन तो कोई ऑर्गेनिज्म बाहर रहता है, एनवायरनमेंट में रहता है, तब ज़्यादा यूज होता है, तो इनके सेंसरी ऑर्गन है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन इनमें एक एडेसिव ऑर्गन होता है, चिपकने में सहायक होता है। मान लो कोई भी जीव है जो आंत के अंदर चिपकना चाहता है दीवार के अंदर, तो एडेसिव ऑर्गन है वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, परजीवी अनुकूलन में आपको ये लिखना है कि जो जंतु शरीर के अंदर जाते हैं उनमें कुछ नई संरचनाएं बनती है और कुछ संरचनाएं हैं वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है उनका परजीवी अनुकूलन, और इसी को आपको पूरा फुल्ली डिटेल से, ये 2 3 4 5 बातें दोनों में लिखी हुई है जिसको आपको लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, टीनिया सोलियम में मिलने वाले देह खंडों के बारे में बताइए। देखिए टीनिया सोलियम प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है। इसमें मोस्टली देखिए क्या 2 प्रकार के देह खंड होते हैं। जो शरीर का अग्रभाग होता है वहां से शुरू होकर और पश्च भाग तक देह खंड पाए जाते हैं। पश्च भाग वाले देह खंड बड़े होते हैं और अग्र भाग वाले देह खंड होते हैं वो छोटे होते हैं। अग्र भाग वाले देह खंड होते हैं वो क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं, वो ज्यादा मेच्योर नहीं होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। और पश्च भाग वाले देह खंड होते हैं उनको प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, और ये क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। वो क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। परिपक्व और इम्परिपक्व का मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है कि टीनिया सोलियम क्या करता है, जब इनके अंदर बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग इनके अंदर भर देता है, इनके अंदर स्टोर कर देता है, एग्स की मात्रा, एग्स बहुत सारे होते हैं, इनको स्टोर कर देगा, और वो क्या करेंगे, अपने शरीर से इन देह खंडों को तोड़ता रहता है, अलग अलग करता रहता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, एपोलाइसिस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एपोलाइसिस क्या होता है। टीनिया सोलियम के द्वारा परिपक्व देह खंडों को शरीर से अलग करने की क्रिया एपोलाइसिस कहलाती है। ये जो अंडे होते हैं, फर्टिलाइज एग होते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद में दोबारा क्या करेंगे, पूरा टीनिया सोलियम का निर्माण कर लेते हैं। तो आगे जो नए नए देह खंड बनते हैं वो इमेच्योर होते हैं, वो तो अग्र भाग में पाए जाते हैं, और पश्च भाग वाले सारे क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। मेच्योर खंडों में क्या भर दिया जाता है, एग्स को रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको इनके बारे में पूरा डिटेल से बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा हुआ है खुला और बंद परिसंचरण तंत्र, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको देखिए, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, बहुत ही सिंपल है वैसे तो, कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड डायरेक्ट, मान लीजिए सेल्स है तो ब्लड क्या होता है, इस प्रकार से बिना किसी रक्त नलिकाओं के सीधा क्या होता है, कोशिकाओं के साथ में या कोशिकाओं के पास से ऐसे गुजरता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ क्या होता है, ब्लड का फ्लो है वो बहुत कम होता है, और ऐसे जंतु भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ये मान लीजिए आपकी मतलब आलसी टाइप के होते हैं। जैसे मान लो मोलस्का के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हालांकि एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू हो गया है एनिलिडा में, लेकिन अपवाद स्वरूप जो ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं, मोलस्का में आते हैं, उनमें क्या होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा, जैसे आपने देखा होगा ये स्नेल आता है, स्नेल एकदम धीरे धीरे चलता है, ऐसे एकदम धीरे धीरे चलता है, पर उनको कोई मतलब भी नहीं है लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, वो आराम से चलेंगे, पूरा ध्यान उनका चलने पे होता है। क्यों, उनमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि ब्लड ही क्या है, एकदम ब्लड में जब फ्लो नहीं है, ब्लड में जब प्रेशर नहीं होता है, तो ब्लड धीरे धीरे अंगों तक पहुंचता है, और ऐसे ही उनका शरीर बन जाता है। दूसरा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड क्या निकलते हैं, ऐसे नलिकाओं में निकलते हैं, और लास्ट तक नलिकाएं में, मतलब जो आर्टरी होती है पहले आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट होती है, इसमें कहते हैं पहले बड़ी आर्टरी, उसके बाद में इसका डायमीटर कम होता है, और इसके बाद इसका डायमीटर और कम होता है, फिर और कम होता है, इस लास्ट में कैपिलरी में बदल जाती है। आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी, और कैपिलरी भी पतली पतली नलिकाएं होती है। तो जैसे जैसे आप इसका डायमीटर घटा रहे हो, वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो प्रेशर हमारा और बढ़ता रहता है, इंक्रीज रहता है, और प्रेशर इंक्रीज रहता है। इसलिए ये ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो क्या होते हैं, ज्यादा एक्टिव रहते हैं, हम ज्यादा एक्टिव है। तो इस प्रकार से, जैसे देखिए मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, पीछे आओ, आर्थ्रोपोडा के जंतु ज्यादा एक्टिव है, जैसे तितलियां उड़ती है, इंसेक्ट है, कितने फास्ट, क्योंकि उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि क्या है, दोनों में अंतर बहुत बार पूछा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लिखा हुआ है ऑक्सी तथा अनोक्सी श्वसन को समझाइए, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को समझाना है। और 11 नंबर क्वेश्चन है वो ये है,
खुला और बंद परिषण तंत्र। आप इसको पहले देख ली, 10 नंबर क्वेश्चन है वो मिस हो गया, मैं बता देता हूं आपको। देखिए, एक आता है एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा आता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक, एनएरोबिक। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड मटेरियल्स, ग्लूकोज का या फ्रक्टोज का या लैक्टोज का, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डाइजेशन होता है तो उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलेंगे, ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। आप सिंपल लैंग्वेज में ये कहते हो कि जो श्वसन करता है उस समय अगर वो सांस लेता है तो वो क्या होते हैं, एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो श्वास नहीं लेते वो होते हैं, नहीं, वो क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन के बिना, विदाउट ऑक्सीजन के। हालांकि ये सही है कि ये ऑक्सीजन वाले मीडियम में सर्वाइव नहीं करते हैं, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बिना ऑक्सीजन के रहना पसंद करते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन ये होगी कि ये अपने फूड मटेरियल को विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं। अब एक चीज सुनिए, साइटोप्लाज्म के अंदर, सुनिए, ये कोशिका है, कोशिका में साइटोप्लाज्म है, और मैंने ये ले लिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने जो ये बनाई ना, ये क्रिस्टी होती है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ये क्या है, क्रिस्टी क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगी। देखिए, ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज लगभग 10 स्टेप के द्वारा किस में बदल जाता है, पायरुवेट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, पायरुवेट में बदल जाता है। पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बनाता है, 2 मॉलिक्यूल बनाता है, और एक जो पायरुवेट होता है वो 3 कार्बन का होता है। तो कुल कितने कार्बन हो गए, 6। ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है। यहां तक आपको, मतलब हमें या कोई एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म है, किसी को भी क्या नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, सब में सेम होता है ये काम। तो लेकिन क्या होता है, यहां से इसको एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट किया जाता है, और इस एसिटाइल कोलिन को किस में डाल देते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया में डाल देते हैं। और यहां क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, टोटल ये जो ग्लूकोज है इसका मतलब टोटल डाइजेशन होता है, पूर्ण डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन होता है, और हमें क्या मिलती है, 36 या 38 एटीपी हमें प्राप्त होती है। अगर ये इसका कंप्लीट डाइजेशन होगा तो लास्ट में क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, यहां क्या होता है, ये जो पायरुवेट होता है इसको आगे किसमें, लैक्टिक एसिड में या फिर एथेनॉल के अंदर, या किसमें, एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट करवा दिया जाता है, और CO2 गैस है वो निकल जाती है। इस टोटल काम में कितनी एटीपी मिलेगी, हमें केवल 2 एटीपी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये दोनों के अंदर क्या हो गया, डिफरेंस हो गया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के होता है, 2 एटीपी मिलती है, ये ऑक्सीजन के साथ होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं, और इसमें टोटल इतनी एटीपी है वो प्राप्त होती है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हीमोसिलोमिक तंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर हालांकि आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हीमोसिलोमिक तंत्र जो पाया जाता है एनेलिडा के ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या जो फेशुला हिपेटिका के अंदर भी मिलता है, कैसे ये फ्लो करते हैं ब्लड का, कैसे सर्कुलेशन होता है इनके अंदर, तो ये जरूर पढ़ के जाएं, हीमोसिलोमिक तंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है जैव जाति संकल्पना, बायोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोजेनेटिक लो, सॉरी बायोजेनेटिक लॉ नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोजेनेटिक लॉ क्या होता है। लेकिन एक क्वेश्चन है बायोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, इसको भी मैं बताऊंगा। ये है बायोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, पहले इसी को समाप्त कर लेते हैं, ये क्या है। देखो, बायोजेनेटिक लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसमें यह बताया जाता है, बायोजेनेटिक लॉ का मतलब ये होता है कि इसके अकॉर्डिंग ये लॉ ये कहता है कि व्यक्ति जब अपना परिवर्धन करता है, व्यक्ति का खुद का जब परिवर्धन होता है, खुद के परिवर्धन को हमेशा क्या कहते हैं, ओंटोजेनी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है, ओंटोजेनी। तो व्यक्ति का जब खुद का परिवर्तन होता है उस समय वो क्या करता है, अपने पूर्वजों के जहां तक वो आया है वहां तक जितने भी पूर्वज बने सबके वो करेक्टर दिखाता है। सबसे पहले जाइगोट बनेगा एक सिंगल सेलुलर, फिर वो मल्टी सेलुलर बनता है, तो हम बोलेंगे कि बहुत सारे कोशिका, जैसे मोरूला बन गया तो वो क्या हो गया, मल्टी सेलुलर। इस प्रकार से सभी जाति का वो क्या करेगा, दोहरान करता है। तो किसका दोहरान करता है, पूरे जाति का, तो इसको बोलेंगे फाइलोजेनी।
तो ओंटोजेनिक क्या करता है, फाइलोजेनिक को क्या करता है, रिपीट करता है, क्या करता है, रिपीट करता है, रिपीट करता है। तो हमारा क्या बन गया, स्लोगन क्या बना, ओंटोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी, मतलब व्यक्ति वृत्तीय इतिहास जाति वृत्तीय इतिहास को दोहराता है। एक व्यक्ति का इतिहास है वो जाति के इतिहास को दोहराता है। ये बायोजेनेटिक लॉ है जो हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नाम सेम थे इसलिए ये आ गया। ये देखिए क्या है, बायोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वो मेयर ने दिया था, ठीक है, जॉन रे और मेयर। ये क्या कहते हैं, इन्होंने ये बताया था कि एक स्पीसीज क्या है। उस समय क्या लड़ाई चल रही थी कि स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज क्या होती है। तो स्पीसीज क्या होती है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए किसी ने दिया टोपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। देखो टोपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या है, एक किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और उसके जैसे दिखने वाले सभी ऑर्गेनिज्म को इसी के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड कर देते हैं। ये क्या है, टोपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, जिसको माना नहीं गया बाद में। उसके बाद में दूसरा आता है एस विदाउट स्पीसीज, कोई स्पीसीज नहीं होती है। वो कहते हैं कि स्पीसीज नाम की अवधारणा कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ जो मनुष्य है उसने स्पीसीज नाम रखा है, बाकी कोई स्पीसीज नाम की कुछ चीज नहीं होती है। तो ये मानते हैं कुछ वैज्ञानिक की स्पीसीज होती नहीं है। लेकिन बाद में आया बायोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जैव जाति संकल्पना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि एक साथ रहने वाले जंतु, मान लो ये दो जंतु जो साथ साथ रहते हैं, साथ साथ रहने वाले जंतु अगर आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल से काम नहीं चलेगा, एसेक्सुअल में कोई पता नहीं चलता जाति कौन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, अपने ही समान दिखने वाले जंतुओं को उत्पन्न करते हैं। और ये जंतु बड़े होकर क्या होते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और वो किसी दूसरे के साथ में, अपने ही समान जाति के जीवों के साथ में क्या करते हैं, जनन करने में अगर सक्षम हैं तो वो क्या क्या कहलाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म एक जाति के सदस्य माने जाएंगे। तो ये है बायोजेनेटिक लॉ या जैव जाति संकल्पना। मतलब एक ही जंतु के, एक ही जाति या एक ही ग्रुप में रहने वाले जीव अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने समान जाति उत्पन्न करते हैं और वो बड़े होकर दोबारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो जाति के सदस्य है। मैं आपको एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे मान लो हमने क्या किया, गधे का और घोड़े का क्रॉस करवाया और दोनों में आपको पता है क्या बना, खच्चर मिला, म्यूल। गधे और घोड़े के क्रॉस से क्या मिला, म्यूल मिला, ठीक है, म्यूल बड़ा हुआ। मुझे ये बताओ, गधा और घोड़ा दो एक ही जाति है क्या, ना, अलग अलग जाति है। तो दो अलग अलग जाति से एक नया ऑर्गेनिज्म मिल गया, चलो बना दिया साइंटिस्ट ने। लेकिन ये जाति है या नहीं है, इसका किस बात से पता चलेगा, ये बना, ये अगर आगे चलकर जनन करता है, अगर ये रिप्रोडक्शन करता है, अगर ये रिप्रोडक्शन करने में सक्षम है, तब हम मानेंगे कि ये दोनों क्या है, एक ही स्पीसीज के अंतर्गत आएंगे, एक ही जाति के अंतर्गत आएंगे। और खच्चर जो होते हैं वो कभी रिप्रोडक्शन नहीं करते। सारे के सारे जो खच्चर बनते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, अनफर्टाइल होते हैं, वो जनन नहीं कर सकते, वो स्टेराइल होते हैं, आप ये कह सकते हो। वो क्या होते हैं, बंदे होते हैं, स्टेराइल होते हैं। तो अगर ये स्टेराइल है, अगर इसने आगे चलकर रिप्रोडक्शन नहीं किया, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा काम हुआ है कि वो ऊपर वाले ऑर्गेनिज्म क्या है, एक जाति के अंतर्गत नहीं आते। क्योंकि बायोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मिलने वाले दोनों जंतु जिस जंतु को बनाते हैं, वो जंतु आगे चलकर क्या करेगा, अगर रिप्रोडक्शन करने में सक्षम है तो ऊपर वाले दोनों और ये एक ही जाति के अंतर्गत आते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं हुआ है। थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ क्लीवेज। टाइप्स ऑफ क्लीवेज मतलब विदलन के प्रकार। विदलन कितने प्रकार का होता है, देखिए विदलन जो है वो अरीय विदलन होता है, कई प्रकार का होता है विदलन। विदलन डिपेंड करता है योग पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको ध्यान से सुनो। विदलन किस पे डिपेंड करता है, योग की मात्रा पे डिपेंड करता है। विदलन हमेशा योग की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना योग ज्यादा होगा वहां उतना ही विदलन कम होता है, ये ध्यान रखना। इसी के आधार पर अंडों के जो प्रकार होते हैं, जैसे मान लो अंडे क्या होते हैं अंडे होते हैं मान लो कि माइक्रोलेसिथल, जिनमें पितक बहुत कम पाया जाता है, एलेसिथल जिनमें पितक नहीं पाया जाता है, आइसोलेसिथल जिनमें समान प्रकार का पित्तक पाया जाता है, और दूसरा आता है मीजोलेसिथल
जिनमें मॉडरेट प्रकार का, जैसे मेंढक में मिलते हैं, मॉडरेट प्रकार का, न ज़्यादा न कम। तो इस प्रकार के इतने अंडों के अंदर, इतने अंडों में विदलन क्या होता है, कंप्लीट होता है, पूर्णतः विदलन पाया जाता है इन अंडों में। लेकिन दो ऐसे अंडे आते हैं जिनको बोलते हैं मेगा लेसिथल। क्या बोलते हैं, मेगा लेसिथल, या आप इसको कह सकते हो मैक्रो लेसिथल। बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है, बहुत ज्यादा पित्तक पाया जाता है। तो अगर योग की मात्रा ज्यादा है तो क्या नहीं होगा, क्लीवेज नहीं होगा या कम होगा। तो देखिए दो प्रकार के अंडे होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स या एवीज के अंडे में क्या होता है, पित्तक यहां तक भरा रहता है, एकदम गले तक, अंडे में यहां तक होता है योग। तो अब क्या है, यहां योग नहीं है, यहां योग है, तो अब क्लीवेज क्या होगा, केवल इतना सा ही क्लीवेज होगा, इतना सा क्लीवेज होता है। तो क्लीवेज बहुत कम हुआ, इतने से जगह हुआ, और ये डिस्क के रूप में हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्कोइडल क्लीवेज। क्या बोलेंगे, डिस्कोइडल क्लीवेज। और कीटों में क्या होता है, सेंटर में योग पाया जाता है। योग कहाँ मिलता है, सेंटर में पाया जाता है, इसलिए क्लीवेज कहाँ होता है, क्लीवेज होता है पेरीफ्री में। कहाँ होता है, पेरीफ्री में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरिफेरल क्लीवेज। या आप इसका दूसरा नाम होता है सुपरफिशियल क्लीवेज। क्या कहते हैं, सुपरफिशियल क्लीवेज कहते हैं। तो इसके अलावा रेडियल क्लीवेज भी होता है, स्पाइरल क्लीवेज भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है, देखो यहाँ इस कोशिका में मान लीजिए सबसे पहले इस प्रकार से विदलन हुआ, ये मेरिडोनियल विदलन होता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, इसको बोलते हैं मेरिडोनियल। अगला जो विदलन होगा वो क्या होता है, इस कोशिका के अंदर पहला तो ऐसे हुआ था विभाजन, ऐसे भी नहीं, ये थोड़ा सा इस प्रकार से टेढ़ा होता है, इस प्रकार से उल्टा विभाजन होता है। अब अगला विभाजन यहाँ, और इसमें अगला विभाजन यहाँ होता है, इस प्रकार से अलग अलग विभाजन चलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें दायां भाग बायां, बायां भाग दायां दिखाई देता है, स्पाइरल घूमे हुए होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोलस्का की जंतु स्नेल में क्या होता है, इस प्रकार से उसकी बॉडी पूरी रोटेट होती है, वो किस प्रकार के, स्पाइरल विदलन के कारण होता है। तो मैं विदलन के नाम बता रहा हूं, देखो विदलन होता है अरीय विदलन, जिसको बोलते हैं रेडियल क्लीवेज। क्या कहते हैं, रेडियल क्लीवेज। दूसरा आता है स्पाइरल, इसको बोलते हैं सर्कुलर, सर्पिलाकार, गोलाकार। इसके बाद में आता है रोटेशनल क्लीवेज, रोटेशनल क्लीवेज, रोटेशनल क्लीवेज जो मनुष्य में पाया जाता है, रोटेशनल क्लीवेज। और आपने देखा सुपरफिशियल क्लीवेज और डिस्कोइडल क्लीवेज। तो इस प्रकार से आप अंडों के आधार पर क्लीवेज को भी देखो। हालांकि ये टॉपिक जो है, हालांकि ये टॉपिक हमारे डेवलपमेंट बायोलॉजी का है, लेकिन फिर भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आते हैं। आप देख भी सकते हो पीछे के क्वेश्चन उठा के, कि कम पूछते हैं, ज्यादा नहीं। विदलन क्या है, विदलन के प्रकार बताओ, इस प्रकार से। तो थोड़ा सा आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अच्छा, इसमें और बताया, प्रभाव बताइए, विदलन के प्रभाव बताइए। प्रभावित है, देखो है ना, मैंने क्या बताया, स्पाइरल क्लीवेज से पूरी बॉडी है वो दाएं बाएं और बाएं की दाएं हो जाती है, घूमी हुई बॉडी होती है ना, उसमें दायां भाग बायां और बायां भाग दायां बन जाता है। तो ये स्पाइरल क्लीवेज है, क्लीवेज के प्रभाव है। दूसरी बात सुनो मेरी बात, मान लीजिए आपने जाइगोट बनाया, ये जाइगोट बन गया, जाइगोट में जब तक विदलन नहीं होगा तो क्या ये मोरुला बनेगा, क्या ये क्या होता है, मोरुला। और मोरुला में आगे अगर एक छोटी सी बीच में गुहा मिल जाती है, और ये सारे क्या है, सेल्स है, जिसको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अगर विदलन नहीं होगा तो आप कहाँ तो मोरुला बनाओगे और कहाँ ब्लास्टुला बनाओगे और कहाँ गेस्टुला। तो विदलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अलग टॉपिक है, हम डेवलपमेंट बायोलॉजी जब डिस्कस करेंगे मैं वो भी बताऊंगा आपको, तो उसके अंदर थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए मेटाजोआ और प्रोटोजोआ के अंदर अंतर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता, देखो वो टेबल, उस टेबल से ये क्वेश्चन हो जाएगा। मेटाजोआ यहाँ पर, ये मेटाजोआ हमने यहाँ की थी, और मेटाजोआ के अंदर क्या किया था कि ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये सिंगल सेलुलर होते हैं, इनमें मल्टी सेलुलरिटी नहीं पाई जाती, और इनको हम क्या कह सकते हैं, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके अंतर आप लिख सकते हो। उसके बाद में आता है फेशोला हिपेटिका के लार्वा। ये लार्वा है, नाम याद रखो आप, जैसे मिरासीडियम है, रेडिया है, स्पोरोसिस्ट है, ठीक है, तो सर्केरिया है, मेटासर्केरिया, ये 5 ही लार्वा है बस। खाना खाते हो, घूमते हो, फिरते हो, इधर उधर है, ये नाम रटते रहा करो, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, ठीक है। और क्रम भी याद रखना है, ये भी ध्यान रखो, क्रम से इन लार्वा को याद करो, और हमेशा इन लार्वा को रटते रहो, क्वेश्चन आ जाता है। और यहाँ नहीं मिलेगा तो लाइफ में कभी न कभी मिलेगा,
अभी वीडियो का एग्जाम हुआ था, ग्राम विकास अधिकारी, इनमें आ जाते हैं, ऐसे एग्जाम्स पूछे जाते हैं बायोलॉजी में। तो पीछे के जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी काम जरूर आता है। 5 लार्वा, उसको क्रम से याद कर लो। स्पोरोसिस्ट, सॉरी, मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। बस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुफ्फुसमीन के उदाहरण बताइए। सबसे पहले समझिए फुफ्फुसमीन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहे हैं। देखिए फुफ्फुसमीन का मतलब होता है लंग फिश। क्या बोलेंगे इसको? लंग फिश इंग्लिश के अंदर। अब इसमें यह है कि कुछ ऐसे फिशेज होती है जिनमें गिल्स तो मिलते ही हैं, लेकिन वो थोड़े से एडवांस है। वो क्या है? एडवांस है। और उनमें लंग फिश, गिल्स के अलावा उनमें क्या मिलेंगे यहाँ पर, वो फेफड़े विकसित हो जाते हैं, लंग्स बन जाते हैं फिशेज के अंदर। इसीलिए फुफ्फुस मीन को या लंग फिश को अंकल ऑफ एम्फीबियंस कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? अंकल ऑफ एम्फीबियंस। इसमें लेपिडोसिरेन है, ठीक है, जो एग्जांपल्स है वो आपको याद रखना है, लेकिन ये क्या है? अंकल ऑफ एम्फीबियंस है, ठीक है। और ये जो लंग फिश होती है वो डिप्नोई के अंतर्गत आती है, डिप्नोई ऑर्डर है, डिप्नोई के अंतर्गत आएगी। और इसमें लेपिडोसिरेन है या फिर जो नियोसिरोटोडस है, ये एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। 2 एग्जांपल बहुत बार पूछे जाते हैं, नियोसिरोटोडस और लेपिडोसिरेन। ये लंग फिश के एग्जांपल है, डिप्नोई ऑर्डर के अंतर्गत आती है लंग फिश। ऐसी फिश जिनमें लंग्स का विकास हो गया था, हुआ है, आप ये कह सकते हो इवोल्यूशन के दौरान। और आप इसमें ये भी बता सकते हो कि ये क्या है? अंकल ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है, इनको माना जाता है क्योंकि पूर्णतः विकसित लंग्स किसमें विकास हुआ था? एम्फीबिया में। लेकिन ये पहले बन जाता है फिशेज के अंदर भी, जिनके नाम आपको याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है विश्व के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र। इसको देखिए, पूरे टोटल वर्ल्ड को 6 जू जियोलॉजिकल रियलम्स में डिवाइड किया गया है। 6 ऐसे भाग बनाए गए हैं पूरे वर्ल्ड को। 6 आपको नाम याद करने केवल इनके, कि वो कहाँ कहाँ है, वो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि क्या क्या है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड का मैप है वो बताता हूँ कि यहाँ मान लीजिए ये अमेरिका है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों, ठीक है। यहाँ मिलने वाले जो रियलम्स है उसको बोलते हैं नियार्कटिक रीजन या नियार्कटिक रियलम्स कह सकते हो। उसके बाद में ये आता है किसका? इथोपिया वाला। इथोपिया मतलब अफ्रीका, ये अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका वाला पार्ट आ गया, इसको बोलते हैं इथोपिया। ये इथोपिया वाला हो गया। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, तो ये ऑस्ट्रेलियन रियलम्स हो गया। ये क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन रियलम्स, ये ऑस्ट्रेलियन रियलम्स हो गया। इसके अलावा इसके जस्ट पास में यहाँ पर पूरे ये इस प्रकार से, और ये है हमारा इंडिया। तो मान लीजिए इंडिया वाले को पार्ट को बोलते हैं ओरिएंटल रियलम्स, ये ओरिएंटल है, ठीक है। ओरिएंटल के अलावा इसके ऊपर ये जो बच गया उसको हम बोलेंगे नियोट्रॉपिकल। ये ऊपर वाला है उसको बोलते हैं नियो पेलियार्कटिक रीजन। ये पेलियार्कटिक हो गया, ये नियार्कटिक हो गया, और ये हो गया नियोट्रॉपिकल, ये नियोट्रॉपिकल हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आपको जो जियोलॉजिकल रियलम्स है उनके नाम याद रखने हैं आपको, कि कौन से पाए जाते हैं। आप अगर इसको ऐसे डायग्राम से पढ़ लोगे तो रटने की जरूरत नहीं है, आपको 2 मिनट में ऐसे ही याद हो जाएंगे कि हाँ ये वो है, दक्षिण अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में ये है, अफ्रीका में ये है, पेलियार्कटिक रीजन ऊपर वाला, यूरोप वाला ये हो गया, ओरिएंटल इंडिया वाला हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है पीडी एकांतरण क्या होता है। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन पीडी एकांतरण का मतलब क्या होता है? कुछ जंतुओं में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पूरे जो लाइफ हिस्ट्री होती है इसके अंदर, एक बार सेक्सुअल, फिर एसेक्सुअल, फिर सेक्सुअल, फिर एसेक्सुअल। तो ऐसा भी जंतुओं में पाया जाता है। अगर इस प्रकार का जीवन चक्र किसी में मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीडी एकांतरण होता है। जैसे मान लो कि इसके अंदर सिलेंट्रेटा में पोलिप और मेडुसा, पोलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है एक ही जीव, लेकिन 2 प्रकार का जनन हो रहा है जंतुओं के अंदर। तो इस प्रकार को हम क्या बोलेंगे? पीडी एकांतरण कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आईसीजेडएन क्या होता है? रेड डाटा बुक, इसको समझाइए। देखो आईसीजेडएन क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या करती है? नोमेनक्लेचर करने का काम करती है, पहली बात तो ये। और इसका जो
फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक इसी के द्वारा 1972 से इसको बनाना शुरू कर दिया गया था, रेड डाटा बुक को। और इसमें हम 6-7 जातियों को रखते हैं। एक तो जो विलुप्त हो चुकी है, एक होने वाली है, एक आगे आने वाले 50 सालों में हो जाएगी, और एक है जो अभी तो नहीं है लेकिन भविष्य में कभी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनमें स्पीसीज को जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है या होने वाली है उनको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, उनका नाम पहले से ही लिख देते हैं कि भाई साहब इनका ध्यान रखो, अदरवाइज ये और चली जाएगी। जैसे कि वाइट टाइगर जा रहा है उसी प्रकार से ये भी चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका देखते हैं। तो ये रेड डाटा बुक हो चुकी है। नेक्स्ट आता है द्विजनन और त्रिजनन डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं। देखो मैंने आपको पहले बताया था, ये चार्ट से होने वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था चार्ट के अंदर डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक, जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उसमें 2 जनन स्तर पाए जाते हैं, एंडो और एक्टो और एंडो, और उसके अंदर एक्टो मीजो एंडो तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जिनमें 2 जनन स्तर पाए जाते हैं वो कौन से होते थे, सिलेंट्रेटा वाले, और 3 जनन स्तर वाले आपको पता ही है क्या होते हैं। वो चार्ट याद करो, ये क्वेश्चन उसके द्वारा आसानी से हो जाएगा। इसके बाद में आता है ड्रेकनकुलस का जीवन चक्र। इसको सुनिए। देखिए, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस से नारू या बाला रोग होता है, और ये जो ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस होता है वो मुख्यतः अपना जो जीवन चक्र है वो 2 प्रपोशियों के अंदर पूरा करता है। 2 प्रपोसी होस्ट होते हैं, 2 प्रपोसी, या आप इनको क्या कह सकते हो, होस्ट कह सकते हो। इनका प्राइमरी जो प्रपोसी होता है, प्राथमिक प्रपोसी होता है, इसको हम 1 डिग्री कह सकते हैं, ये तो मनुष्य होता है। और सेकेंडरी जो होता है वो क्या होता है, साइक्लोप्स होता है। साइक्लोप्स जो होता है वो आर्थ्रोपोडा का लार्वा होता है, साइक्लोप्स, उसके अंदर ये रहता है। देखिए क्या होता है, जो इन्फेक्टेड आदमी होता है, इन्फेक्टेड पर्सन होता है, मान लीजिए वो जलाशय के अंदर वो नहा रहा है, ये जलाशय है, और इसमें यहाँ बैठकर वो पानी पीने आया या अपने पैर धोए उसने या वो नहा रहा है, तो उसका ब्लड अगर बाहर निकल रहा है या जो उसके जो मवाद है वो बाहर निकलती है, तो इसके साथ में ड्रेकनकुलस है वो बाहर आ जाता है। और बाहर यहाँ मिलने वाला जो साइक्लोप्स होता है, उस साइक्लोप्स को वो क्या करेगा, इन्फेक्ट कर देता है। और उसके बाद में साइक्लोप्स, ये जो साइक्लोप्स है इस पानी में क्या होता है, घूमता रहता है। अगर इस पानी से कोई मान लो स्वस्थ मनुष्य है, हेल्दी पर्सन है, उसने बिना छाने बिना गर्म किए इस पानी को अगर वो पी लेता है, तो ये जो साइक्लोप्स होता है वो कहाँ चला जाता है, इसकी बॉडी में चला जाता है। हम साइक्लोप्स को तो मार देते हैं, लेकिन इतने में क्या होता है, ये ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस है वो मरता है। इतने में वो भोजन के साथ में आगे निकल जाता है। ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस मर नहीं पाता है, और इस प्रकार से इस स्वस्थ मनुष्य को भी वो क्या करेगा, इन्फेक्टेड कर देता है, संक्रमित कर देता है। तो इस प्रकार से इसका संक्रमण है वो चलता रहता है। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल है, कौन कैसे कैसे ये चलाता है, ये है। और एक आप इसमें थोड़ा और ऐड कर लेंगे, लाइफ साइकिल में एस्केरिस है, उसके अंदर भी एस्केरिस में जो क्लीवेज है, ए कोशिका है वो ए और ए बी में कन्वर्ट होती है, फिर बी है वो B2 और P2 कोशिका में। ये क्लीवेज थोड़ा सा एस्केरिस का जो क्लीवेज दिया गया है बुक में, अगर मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे तब भी आप इसको पढ़ सकते हो, संभव कि ऑनलाइन डिजिटल ऐप के अंदर इसको आप परचेज करके वो भी पढ़ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है किस प्रकार से कोशिकाएं बनती है, कैसे मेजोडर्म एक्टोडर्म एंडोडर्म का निर्माण होता है, तो वो भी आप कर सकते हो वहाँ पे। इसके अलावा आप ये जो साइकिल है वो ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस का, ये भी आप याद करें। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए। मोस्टली ये फेसियोला हिपेटिका का दिया गया है। मैं आपको तंत्रिका तंत्र समझाता हूँ कैसे, बाकी आप जंतु कोई भी हो उसका आप लिख सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा और देख लीजिए। आगे की तरफ इस प्रकार से गेंगलिया पाए जाते हैं। मान लीजिए ये गेंगलिया है, अलग अलग जगह पे छोटे जो जंतु होते हैं, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारे सिर्फ छोटे जंतु है, मतलब इनवर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स के बारे में नहीं है। तो छोटे छोटे न्यूरॉन्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, गेंगलिया कहते हैं। ये सारे के सारे क्या है, गेंगलिया है। आगे वाले गेंगलिया सेरिब्रल गेंगलिया कहलाते हैं, सेरिब्रल गेंगलिया कहलाते हैं। ये मैं फेशियोला हिपेटिका के बारे में नहीं समझा रहा हूँ आपको, ये हर ऑर्गेनिज्म पे लागू हो सकता है, इस चीज़ को समझो। बाकी आप फेशियोला हिपेटिका है या जरूरी थोड़ी यही आएगा, कुछ भी आ जाए, आपको ये टॉपिक समझना है कि गेंगलिया क्या होते हैं, किस प्रकार से ये जुड़ते हैं, वो समझा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे आगे मिलने वाले, अगर भाग में मिलने वाले गेंगलिया को कहते हैं सेरिब्रल गेंगलिया। सेरिब्रल मतलब क्या होता है, मस्तिष्क। गेंगलिया क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, कुछ नहीं है, बहुत सारे न्यूरॉन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं जिनको हम गेंगलिया कहते हैं। हमारा भी क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ही है, ठीक है। अब ये है सेरिब्रल गेंगलिया। 2 सेरिब्रल गेंगलिया आपस में अगर जुड़ते हैं, पास पास एक एक जैसे, ये भी सेरिब्रल ये भी सेरिब्रल, तो इनको जोड़ने वाले तंत्रिकाओं को हम कहते हैं कमीशर, ठीक है, कमीशर, सॉरी,
ठीक है, इनको क्या कहेंगे, कमिशर कहेंगे। ये क्या है, दो समान गेंगलिया को जोड़ने वाली तंत्रिकाएं कमिशर्स कहलाती है। इसके बाद में मान लो ये है एब्डोमिनल गेंगलिया, सॉरी ये मान लो थोरेसिक गेंगलिया है, ये है थोरेसिक गेंगलिया और ये है एब्डोमिनल गेंगलिया। एब्डोमिनल गेंगलिया देखिए, इनको जोड़ने वाली कमिशर, इनको जोड़ने वाली कमिशर। लेकिन अगर ये इससे जुड़ा हो, ये इससे जुड़ा हो और अगर ये इससे जुड़ा हो, तो ये जो है वो क्या कहलाएगी, कनेक्टिव्स कहलाएगी। ध्यान रखना, क्या कहलाएगी, कनेक्टिव्स कहलाएगी। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, मान लो आप इसका नाम लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, सेरिब्रो एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कनेक्टिव। इसका नाम लिखोगे, इसका नाम लिख रहे हो, क्या लिखोगे, सेरिब्रो, ये क्या है, थोरेसिक, तो लिखोगे थोरेसिक कनेक्टिव, कनेक्टिव्स, सेरिब्रो थोरेसिक कनेक्टिव्स। इस प्रकार से आप किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हो, नर्वस सिस्टम ज्ञात कर सकते हो। अगर समान प्रकार के गेंगलिया को जोड़ रहे हैं उसको हम कमिशर कहते हैं, और अलग अलग प्रकार के गेंगलिया को जोड़ रहे हैं उसको हम कनेक्टिव्स कहते हैं, जो जोड़ने वाली जो न्यूरॉन होती है। इस प्रकार से तो देखो, मैंने आपको आज की पूरी क्लास में एक पेपर सोल्व करवाया है। आपने अगर पूरे साल भर स्टडी की है तो आप इस पेपर से खुद का एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ मैंने किस प्रकार से स्टडी की है। देखिए, हमने कोशिश की है कि इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस आए, अगर नहीं भी आते हैं तब भी आपको ये क्वेश्चंस है वो दूसरे क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत मदद करेगी। जैसे मैंने आपको वो चार्ट करवाया था, ये जो चार्ट है वो देखिए इसी पेपर में देखिए उसके कम से कम 4 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपका एग्जाम के 2 क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली इस चार्ट से सोल्व होने वाले हैं। आराम से आपको रटना भी नहीं पड़ेगा और आप इसको समझ समझ के कर सकते हो। तो मैंने आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर जो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स है उसको मैंने समझाया कैसे आपको करना है। नेक्स्ट जो थर्ड और सेकंड दो जो पेपर बचे हैं उसके भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे ऐप के माध्यम से। तो आप इसकी पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ को पढ़िए, साथ साथ में वीडियोस देखिए। फिर आपको लगता है कि हाँ मेरा ये टॉपिक बचा हुआ है, अच्छे से नहीं आ रहा है, उसको डिटेल से पढ़िए। इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा आसपास की चीज़ें भी आप पढ़िए। पहले इनको पढ़िए और उसके बाद में उनको भी आसान आप साथ में पढ़ते रहिए, ताकि आप वो आराम से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।